साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों पर बात करने जा रहा हूं और मैं सिर्फ इस विषय पर बात करूंगा कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों का चुनाव हम किन किन स्रोतों से कर सकते हैं। इसके लिए हम यूँ समझें कि हमारे पास कुछ टोकरियां हैं अलग अलग स्रोतों की, और उन टोकरियों से हमने अलग अलग स्तर के जो विद्यार्थी हैं, कक्षाएं हैं, उनके लिए अलग अलग जो उद्देश्य हैं उनका चयन करना है। तो आइए पहले समझते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन सी टोकरियां हो सकती हैं। मैं कुछ तरह की टोकरियां हैं उनका जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। आप जो है आप अपने अपने समझ के आधार पर और अपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर और टोकरियां इसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ सकती हैं। पहली टोकरी है हिंदी के व्याकरण की, यानी कि हिंदी का जो व्याकरण है उसकी टोकरी से हम उद्देश्य निकाल सकते हैं। उद्देश्य निकालने का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये कहा जाए कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें हिंदी के व्याकरण की समझ होगी, या इस कक्षा के बाद हिंदी के विद्यार्थी इस तरह के व्याकरण को कर पाएंगे, व्याकरणिक सवालों का उत्तर दे पाएंगी। और ये भी हमको तय करना होगा व्याकरण की टोकरी से कि किस स्तर पर कितना व्याकरण और किस तरह का व्याकरण हमें उद्देश्य के तौर पर लगाना है। जैसे कि क्या हम पहली कक्षा से ही व्याकरण की पढ़ाई शुरू करवा दें, या तीसरी कक्षा में करवाएं, या पाँचवीं कक्षा में करवाएं। यह एक जटिल सवाल है जिसे जो है अन्य जो डिस्कोर्स है एजुकेशन का, और फिर जो भाषा विज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का, वहाँ से तय करना होता है। तो एक टोकरी हुई हिंदी का व्याकरण, दूसरी टोकरी हुई हिंदी साहित्य का इतिहास। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ेंगी, उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी, कुछ समझ होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि जो हिंदी का इतिहास है और हिंदी भाषा का इतिहास है वह किस स्तर पर कितना पढ़ाया जाए। पाँचवीं कक्षा में पढ़ाया जाए, सातवीं में पढ़ाया जाए, नौवीं में पढ़ाया जाए, 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाए, या फिर से एक जटिल सवाल है जो शिक्षा शास्त्र से इंसाइट की और मनोविज्ञान से इंसाइट की मांग करता है। हिंदी साहित्य की विधाएं, हिंदी साहित्य बहुत तरह की विधाओं में लिखा जाता है। तो कौन सी विधाएं किस कक्षा में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? सभी विधाएं क्या सभी कक्षाओं में करनी चाहिए? जैसे क्या पहली कक्षा में से ही हमको नाटक पढ़ाना चाहिए? पहली कक्षा से ही क्या हमें अतुकांत कविताएं पढ़ानी चाहिए? यह फिर से कुछ जटिल सवाल हैं जो जिनको कई बार तय करना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। चौथी टोकरी है साहित्य के रस की अनुभूति। तो अगर हमें विद्यार्थियों को भाषा की तरफ प्रवृत्त करना है तो यह कहा जाता है कि अगर उन्हें ऐसी रचनाएं पढ़ने सुनने को मिलें जो रस देती हैं, जो मज़ा देती हैं, तो उससे जो है उनकी साहित्य पढ़ने की और इस तरह से उनके जो लैंग्वेज की एबिलिटी है उसमें काफ़ी विस्तार होगा, विकास होगा। तो तुक का रस बहुत ही जो शुरुआती है वो ये है कि तुक यानी तुकांत जो कविताएं हैं वो पढ़ाई जाएं, अतुकांत कविताएं पढ़ाई जाएं। ज़्यादातर लोगों की इस बात पर सहमति है कि शुरुआती कक्षाओं में जो अतुकांत कविताएं हैं उनसे बचा जाना चाहिए, तुकांत कविताएं पढ़वानी चाहिए, क्योंकि उसमें एक अलग तरह के रस की अनुभूति होती है जो ध्वनि का रस है, तुक का रस है ना। तो एक अर्थ का रस भी है। तो
पहली कक्षाओं में, दूसरी कक्षाओं में अगर हमें मान लो अर्थवान कविताएं नहीं दिखाई दे रही हैं, जैसे अगर हम कहें कि जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, अब ये एक तुक वाली बात है। इसमें कोई अर्थ तो नहीं है लेकिन तुक है, और इस तुक का मज़ा लेते हुए विद्यार्थी जो हैं वो भाषा का भी मज़ा लेते हैं, शब्द खेल का मज़ा लेते हैं, तुक बनाने का मज़ा ले सकते हैं। तो जो है ऐसी और कविताएं हैं जो तुक से हम उनको सुना सकते हैं। लेकिन रस वाली कविताएं, जो अर्थ का रस है, वह किस स्तर पर दी जानी चाहिए? जो है तीसरी से देनी चाहिए, 5वीं से देनी चाहिए, 8वीं 6ठी से देनी चाहिए? जो है ये फिर एक सवाल है जो एक डिबेट की भी मांग करता है। जो है एक और टोकरी हो सकती है 5वीं की साहित्य में सौंदर्य बोध, कि विद्यार्थियों को साहित्य के सौंदर्य बोध की समझ हो, यह एक उद्देश्य हो सकता है। फिर सवाल उठता है कि यह जो साहित्य बोध है वह किस स्तर से शुरू करना चाहिए? प्राइमरी क्लासेस में शुरू करना चाहिए? उसमें भी क्या प्री प्राइमरी में शुरू करना चाहिए, अपर प्राइमरी में शुरू करना चाहिए, मिडिल क्लासेस में शुरू करना चाहिए, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में शुरू करना चाहिए? जो है ये एक सवाल है कि सौंदर्य बोध और सौंदर्य बोध का कौन सा स्तर जो है हमको कब लाना है? क्या छंद अलंकार हमें किस स्तर पर पढ़ाने चाहिए? तुक भी एक सौंदर्य बोध का एक उदाहरण हो सकता है कि हमने जैसे उदाहरण दिया कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो उसमें भी सौंदर्य बोध का यानी कि तुक का सौंदर्य है उसमें। तो लेकिन जो छंद हैं, अलंकार हैं, इनकी शुरुआत कब हो? अगर ये जो है एक टोकरी है कि साहित्य के सौंदर्य बोध का ज्ञान हो, उसकी समझ हो, उसका रसास्वादन वो ले सकें, तो इसकी शुरुआत कब होनी चाहिए? यह फिर से एक जो है डिबेटेबल सवाल भी हो सकता है। 6ठी टोकरी ये है कि हम जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में उसका संविधान लागू हुआ। अब हमारे पास में हिंदी को लेकर के संवैधानिक स्थिति बदल गई है, जो आज़ादी से पहले या संविधान के लागू होने से पहले नहीं थी। हमारे पास आर्टिकल 343 है जिसमें हिंदी जो है राजभाषा के रूप में है। तो एक टोकरी ये हो सकती है कि विद्यार्थी जो है हिंदी के राजभाषा वाले स्वरूप के बारे में अपनी समझ बनाएंगे, ताकि बड़े होने पर वे राज्य के साथ संवाद कर सके और राज्य उनके साथ जिस हिंदी में संवाद कर रहा है उस संवाद को भी वे समझ सकें। 7वीं टोकरी हो सकती है जो हिंदी 8वीं अनुसूची में है। हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दिया गया है और उसमें से हिंदी भी एक भाषा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हिंदी है वह संविधान में 2 जगह पर है। एक वह आर्टिकल 343 में है और दूसरी वह 8वीं अनुसूची में है। तो ये जो 8वीं अनुसूची की हिंदी है और आर्टिकल 343 की हिंदी है, ये 2 हिंदियाँ क्यों हैं? जो सामान्य समझ ये कहती है कि आर्टिकल 343 की हिंदी जो है वो राजभाषा वाली हिंदी है, यानी ये उम्मीद की जा रही है कि जो विद्यार्थी है वह पारिभाषिक शब्दावली, जो राजकीय काम से जुड़ी हुई पारिभाषिक शब्दावली है, उसे भी समझेंगे। लेकिन जब 8वीं अनुसूची में भी हिंदी दी गई है तो इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी केवल राजभाषा वाली हिंदी नहीं समझेंगे और नहीं सीखेंगे, बल्कि जो जनभाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है, जो लोग सड़क पर बोलते हैं, जो लोग गांव में बोलते हैं, जो लोग खरीदारी करते बोलते हैं, बाज़ार में बोलते हैं, जो विज्ञापनों की भाषा है, जो फिल्मों की भाषा है, जो साहित्य के अलग अलग विधाओं की भाषा है और अलग अलग साहित्यकारों की भाषा है, उस हिंदी में भी संवाद करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो यानी हिंदी जो है 8वीं अनुसूची की वो हिंदी नहीं है जिससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वे राज्य के साथ संवाद करेंगे, बल्कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वह जो है अपने मन की जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको व्यक्त कर सकेंगे। जो है विभिन्न प्रकार की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें रचनाएं
जो है कर सकेंगे। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं इस 7वीं टोकरी से, जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज हिंदी से निकल करके आता है उद्देश्य। तो 8वां जो हमारे पास में टोकरी बनती है वह संवैधानिक नैतिकता की टोकरी बनती है। अब हमने ये तो कह दिया कि जो है हिंदी साहित्य की समझ होगी विद्यार्थियों को, लेकिन अब हिंदी में ऐसा भी साहित्य हो सकता है जो जातिवादी हो, ऐसा भी साहित्य हो सकता है जो मर्दवादी हो, पितृसत्तात्मक हो। तो क्या हर तरह के साहित्य को हम हिंदी साहित्य के उद्देश्य में शामिल कर लेंगे या नहीं करेंगे? तो ये जो हमारे पास एक और टोकरी है संवैधानिक नैतिकता की टोकरी, जो कहती है कि हिंदी शिक्षण के जरिए नागरिक बनाना है हमको, भारत का नागरिक, जिसे भारत के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा हो और वह अपने जीवन को, कम से कम जो सार्वजनिक जीवन है, जो पब्लिक स्फीयर में जिया जाने वाला जीवन है, उसे संवैधानिक जो नैतिकताएं हैं उनके अनुरूप वह जिए। तो इसलिए हमारे पास एक संवैधानिक नैतिकता की टोकरी है और ये चेक लगाती है कि जो साहित्य के जरिए जो समझ, जो एटीट्यूड्स, जो वैल्यूज़ जो है विद्यार्थियों तक पहुंच रही है, उसको तौल सके कि वह संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। जो नवी टोकरी है वह इस तरह के उद्देश्यों की हो सकती है कि हिंदी शिक्षण के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना। तो ये एक टोकरी हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति तो बहुत विस्तृत हो सकती है, विभिन्न प्रकार की हो सकती है, उसमें विविधताएं हो सकती हैं। तो फिर कौन सी संस्कृति, किस तरह की संस्कृतियाँ? वो ऐसी संस्कृतियाँ भी हो सकती हैं जो 8वीं वाली टोकरी यानी कि संवैधानिक नैतिकता की जो टोकरी के उद्देश्य हैं उनके साथ टकराए। तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर उनमें से भी हमको हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के तौर पर, यानी उन्हीं परंपराओं और उन्हीं संस्कृतियों को आगे पहुंचाने की इजाज़त मिलेगी जो संवैधानिक नैतिकता से निकलने वाले उद्देश्यों के साथ विरोध में नहीं जाते होंगे, उसके साथ टकराते नहीं होंगे। इस तरह से जब हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं से उनका परिचय हो सकेगा, तो हमें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि विद्यार्थी हिंदी शिक्षण के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति एक आलोचनात्मक नज़रिया अपना सकें। और यह आलोचनात्मक नज़रिया उनको कहाँ से मिलेगा? यह मिलेगा 8वीं टोकरी से, यानी संवैधानिक नैतिकता की टोकरी से। तो इस तरह से जो है हमारे पास 10वीं टोकरी निकल के आती है कि अगर भारतीय संस्कृति और परंपराएं संवैधानिक नैतिकता के विरोध में जाती हैं, तब संवैधानिक नैतिकता पर आधारित पाठ और रचनाओं को ही मान्यता दी जाएगी। अब हमारे पास एक टोकरी हो गई भारतीय संस्कृति और परंपराओं की, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपराओं में से भी हमें उन्हीं परंपराओं और उन्हीं संस्कृतियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहिए जो संवैधानिक नैतिकता के विरोध में नहीं जाती हैं। और अगर हमें ऐसी संस्कृतियों और ऐसी परंपराओं को जो संवैधानिक नैतिकता के विरोध में जाती हैं पहुंचाना भी है, तो उन पर हमको क्रिटिकल सवाल पूछने होंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करना सिखाना होगा, और उनको ये सिखाना होगा कि इस तरह की परंपराओं और इन संस्कृतियों पर अभिभूत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको सवाल के घेरे में लाने की ज़रूरत है। 2 तरह के सवाल जो है, एक जो व्यापक मानवीय जो गुणों के सवाल हैं और जो ह्यूमन राइट्स के सवाल हैं उनके आधार पर, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसके सवाल पर हमको उन्हें तोलने समझने की ज़रूरत है। एक और टोकरी हो सकती है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान से मिलने वाली दृष्टि के आधार पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को निश्चित करना। ये ऐसी टोकरी है जो कि ऊपर के दिए हुए कई जो उद्देश्य हैं और उद्देश्यों की टोकरी है, उनको हमें ठीक करने में, उनके प्रति हमारी समझ को और साफ करने में मदद कर सकती है। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि अगर पहली टोकरी हम लें हिंदी का व्याकरण, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह हमें यह बता सकता है कि
किस स्तर पर हमें व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए। हमें जो सार्थक शब्द हैं वहाँ से शुरू करना चाहिए या व्याकरण के तत्वों से विद्यार्थियों की हिंदी शिक्षण की पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। इस जो ये 11 टोकरियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, आप इसमें चाहें तो और भी टोकरियाँ जोड़ सकती हैं। जो टोकरियाँ बताई गई हैं, जिस रूप में बताई गई हैं, उसमें आप और भी इसमें संशोधन और इम्प्रोवाइजेशन जो है कर सकती हैं। इस वीडियो में ये कोशिश थी कि हम ये बता सकें कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को तय करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने एक किस्म से टोकरियों का रूपक लेकर के हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को बताने की कोशिश की है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।